पर्यावरण पर रहेगा। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी का स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मिलने की उम्मीद है। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन का एजेंडा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण होगा। यह वैश्विक नेताओं के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 में इकट्ठा होने से एक दिन पहले हो रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर भारत ने जोरदार तरीके से वैश्विक जलवायु कार्रवाइयों को प्रेरित करने के लिए कई बार बात कही है। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और फोकस इस बात पर रहेगा और चर्चा के केंद्र में रहेगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का मुद्दा। भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर कई सारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। रोम में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। सदस्य देशों के फायदे के लिए जवाबदेही और वित्त पोषण बढ़ाने पर भी जोर होगा। विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने स्पष्ट किया है कि नीतियों को अनिवार्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और स्थानीय खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण सत्रों के इतर एक कार्यक्रम में महामारी के कारण प्रभावित हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा। Prime Minister will also attend a side event hosted by President of the United States, His Excellency Mr. Joe Biden, on supply chain resilience. He will also hold other bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit. भारत 1 दिसंबर 2022-23 के दौरान G20 की अध्यक्षता करेगा और इस वर्ष दिसंबर में ट्रोइका में प्रवेश करेगा। इस दौरान भारत विकासशील देशों और G20 फोरम में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों और चिंताओं पर नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित देशों से ये अपील कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग को लेकर के वो आगे आए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें विकासशील देशों के लिए ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे आ सके। कैमरा पर्सन आरके के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, रोम। और बात राष्ट्रीय एकता दिवस की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजधानी दिल्ली के पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज भी प्रेरित करने का काम कर रहा है। 1917 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सरदार पटेल स्वतंत्रता संघर्ष और बापू के सत्याग्रह से जुड़ गए। उन्होंने विदेशी कपड़ों का त्याग कर स्वदेशी वस्त्रों को तरजीह दी। किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बीच महामहिम राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आवासन एवं शहरी विकास मंत्री और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नित्यानंद राय, मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के उपराज्यपाल समेत तमाम गणमान्य लोगों ने लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभी को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सत्यनिष्ठा से संकल्प कर सरदार पटेल के बताए का बरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। सत्यनिष्ठा से संकल्प कर सरदार पटेल के बताए का बरसक प्रयत्न करूंगा। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में देश की एकता के लिए मजबूत लोकतंत्र को काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ही इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे
तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए समाज के हर वर्ग तक आर्थिक प्रगति का लाभ पहुंचना चाहिए। जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं के साथ साथ समाज के दबे कुचले तबके को भी मजबूती मिल रही है, जिससे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो रही है। एक भारत का स्वरूप होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो। एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरदार पटेल के कथन को उद्धृत करते हुए उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि एकता के बिना जनशक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से संगठित और एकजुट ना किया जाए, और तब ये आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देने वाले आधुनिक भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनकी पावन स्मृति को कृतज्ञ प्रणाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और इस मौके पर गृहमंत्री ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान
करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। और वहीं गृहमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परेड की भी सलामी ली। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के आईपीएस श्री विजय सिंह गुर्जर। वाहकों का राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन की ये ध्वज शान से मंच के सामने से गुजरते हुए अब अगला दस्ता बीएसएफ का। और इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि इस बार सरदार पटेल की जयंती अमृत महोत्सव के साथ पड़ने के कारण बहुत ही खास है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेकर युवा और बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल जब समाप्त हो रहे हैं, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। 15 अगस्त सन 47 से लेकर आज तक हमारे सामने कई सारी उपलब्धियां, कई सारी सिद्धियां पड़ी। उसको लेकर आगे देश कैसे बढ़े, इसका संकल्प करना है। और दूसरी ओर 1857 से लेकर 1947 तक आजादी का हमारा जो संघर्ष रहा, सभी स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी देनी है। उनके बलिदानी जज्बे से प्रेरणा लेकर बच्चों और युवा पीढ़ी को आगे देश के निर्माण में लगाना भी है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दक्षिणी दिल्ली में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई और देश की एकता अखंडता में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दक्षिणी दिल्ली के मां आनंदमयी मार्ग से शुरू हुई एकता दौड़ को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को जो मजबूती प्रदान की है, वह अपने आप में एक मिसाल है। विश्व का इतिहास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बदलता है कि सरदार ने जो काम किया था, एक काम बिस्मार्क ने किया, एक व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं रोम से। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद है। अरुण, क्या कुछ ताजा अपडेट है और ये कार्यक्रम क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेवी पहुंचे हैं और जो वर्ल्ड लीडर्स है जो कि G20 समिट को अटेंड करने आए हैं, वो भी यहाँ ट्रेवी फाउंटेन पर पहुंचे हैं। बड़ा ही फेमस इस ट्रेवी फाउंटेन को माना जाता है, बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है और माना जाता है कि कई लोग जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो कॉइन्स को भी इस ट्रेवी फाउंटेन में फेंकते हैं। ये काफी सिंबॉलिक रहता है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स भी
वो यहाँ पर इस ट्रेवी फाउंटेन में यहाँ देख रहे हैं यहाँ का नजारा। और एक तरह से ये मंच है जिससे कि एक पर्सनल केमिस्ट्री को साझा किया जा सके, इनफॉर्मली बातचीत की जा सके। जैसा कि हमने कल भी देखा था कि G20 समिट के अंदर वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, चाहे इमैनुअल मैक्रो हो, बोरिस जॉनसन हो, जो बाइडेन हो, दुनिया भर के बड़े नेता आपने कल देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वहाँ G20 समिट वेन्यू पर उनकी मुलाकात हुई। तो आज भी ट्रेवी फाउंटेन जो यहाँ पर रोम के अंदर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरेक्ट करते हुए वर्ल्ड लीडर्स के साथ में और अपने एक्सपीरियंसेस से यहाँ पर जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स से साझा करते हुए। ट्रेवी फाउंटेन की खासियत यह है कि यहाँ अट्रैक्शन तो है ही है, कई सारी बॉलीवुड और कई जो फिल्म यहाँ पे शूट हुई हैं इस ट्रेवी फाउंटेन में। यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स है सेल्फी भी ले रहे हैं। और खास बात यह है कि ट्रेवी फाउंटेन की बात करें तो ये माना जाता है कि 3000 के आसपास यूरो जो सिक्के जो कहते हैं वो इस ट्रेवी फाउंटेन में लोग डालते हैं। एक सिंबॉलिक होता है, एक गेस्चर होता है, यहाँ पर लोग आते हैं, सिक्कों को डालते हैं। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सिक्के इस ट्रेवी फाउंटेन में डाले जाते हैं उसका उपयोग या इस्तेमाल या चैरिटी के लिए किया जाता है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वहाँ चैरिटी के लिए किया जाता है, उनकी खाने के लिए प्राइमरीली इसको किया जाता है, शिक्षा के लिए किया जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जिस तरह की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी है वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, कल चाहे G20 समिट में हो या फिर आज देखिए ट्रेवी फाउंटेन पर वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर। और इस बार G20 समिट का जो खास फोकस रहा था ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के, ग्लोबल हेल्थ को कैसे दुरुस्त किया जा सके उस बात पर, और साथ ही साथ इस बात पर भी था कि कैसे प्राइमरीली एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाई जा सके, जैसे जिससे कि प्राइमरीली फ्यूचर के जो पैंडेमिक्स है उनको रोका जा सके। आज जब G20 शिखर सम्मेलन में जो वर्ल्ड लीडर्स जब बातचीत करेंगे तो जो सेंटर पॉइंट होगा डिस्कशन का वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रहेगा और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग हासिल कर सकते हैं। भारत ऑलरेडी एक नजीर पेश कर चुका है क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर, एक लीडरशिप रोल निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे ट्रेवी फाउंटेन के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, ये ट्रेवी फाउंटेन की खासियत ये है कि माना जाता है कि जो 3 स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, जो 3 सड़कें हैं वो यहाँ पर मिलती है और वहाँ पर इस फाउंटेन का निर्माण किया गया है। इसी वजह से इसका नाम, इस जगह का नाम ट्रेवी फाउंटेन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 सड़कों का संगम होता है। काफी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फाउंटेन्स को कहा जाता है या माना जाता है। और उस लिहाज से ट्रेवी फाउंटेन पर इन वर्ल्ड लीडर्स का आना, यहाँ पर एक तरह से एक जेस्चर देना, वर्ल्ड लीडर्स से एक इनफॉर्मली यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग देता है कि कैसे कोऑर्डिनेट स्टेट एफर्ट्स के साथ में वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं ताकि ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल गुड और ग्लोबल इकोनॉमी को के लिए बेहतर प्रयास किए जा सके। एक और सवाल अरुण, वो ये कि चूंकि आपने बताया कि आज दूसरा दिन है G20 शिखर सम्मेलन का, आज के दिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, चूंकि लगातार भारत का ये प्रयास रहा है कि क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेट जस्टिस की बात हो और जिस तरह से भारत को लेकर, भारत की एक जो प्रतिक्रिया रही है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और क्लाइमेट को लेकर, उसको बहुत ही मुखरता से भारत हमेशा अलग अलग मंचों से उठाता रहा है। इस G20 का आज सेकेंड डे जब ये सेशन में ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उठने की उम्मीद है? देखिए G20 समिट में बहुत ही लाइकली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बड़े अचीवमेंट्स को रखें जो ग्रीन इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं। जैसे कि भारत आप देखेंगे कि 450 गीगावाट की कैपेसिटीज को इंस्टॉल करने के लिए अग्रसर है 2030 तक, जो कि ग्रीन एनर्जी से लैस है, जिसमें सोलर एनर्जी आती है, ग्रीन कैपेसिटीज भारत की आती हैं। तो 450 गीगावाट का एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य है, उसके लिए काम किया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कर चुका है और 100 से भी ज्यादा देश आप देखेंगे इंटरनेशनल अलायंस का पार्ट है। इस तरह के अलायंसेस प्राइमरी बहुत बड़ा एक तरह से बढ़ावा देते हैं ग्रीन इनिशिएटिव्स के अंदर। इटली जो कि प्रेसिडेंसी होल्ड करता है इस बार G20 की, उसने भी इस साल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ज्वाइन किया है। तो जब जो G20 की प्रेसिडेंसी उसको ज्वाइन कर रही है और भी जो अन्य देश है, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके लिए, उस लिहाज से वो लोग आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है, चाहे ग्लासगो की विजिट देखें या इटली की रोम की विजिट देखें, इसमें एक बहुत बड़ा टेक अवे ये रहने वाला है कि ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत होने जा रही है। ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव का आइडिया जो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ही लिया गया है कि जिस तरह सोलर अलायंस का गठन किया गया है, तो ग्लोबली एक ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की भी शुरुआत करने की जो लॉन्च है वो होने जा रहा है।
इसका मकसद ये है कि कैसे हम लोग एक साथ आ सके, क्लाइमेट फाइनेंसिंग कैसे की जा सके, कैसे डेवलप कंट्रीज आकर क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर सके, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे अंडर डेवलप कंट्रीज या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज को, जिससे कि उनके लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपग्रेड करना बहुत ही आसान हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर जो ट्रेवी फाउंटेन में पहुंचे हैं और इसके बाद में तो G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन शुरुआत होगा, जहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरवीन करेंगे, उनका इंटरवेंशन रहेगा। और जाहिर सी बात है, चाहे 450 गीगावाट की सोलर ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी को लगाना हो या उजाला योजना जैसी इनिशिएटिव को लेना हो, जो भारत के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित हुई है, या फिर अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स को 2030 तक कैसे 2% से कम करना, जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। कई सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज प्रतिज्ञा तो करती है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिहाज से कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि भारत इस लिहाज से आगे बढ़ रहा है कि हम अपने कार्बन एमिशन को कम करना ही करना है, और कैसे इकोनॉमी और इकोलॉजी ये एक साथ चल सके, इस बात पर फोकस है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रेवी फाउंटेन में है, इस तरह से आज के दिन का पहला इवेंट आप रोम में कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप देखेंगे कि जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रोन, ये तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो है यहाँ पर जो G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि ये इनकी केमिस्ट्री, आप देखेंगे कि इन्होंने अपने सीधे हाथ से जो सिक्के को उछाल करके फाउंटेन में डाला है, ये यहाँ का एक तरह से ट्रेंड कह सकते हैं, और इसीलिए ट्रेवी फाउंटेन मशहूर है कि अब अपने सीधे हाथ से उल्टे खड़े होकर फाउंटेन में सिक्का डालते हैं, और जो फाउंटेन में जो पैसा डाला जाता है, एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 3000 यूरो के आसपास में जो सिक्के हैं, और वो इसमें कई बार पर डे बेसिस पर डालते हैं। तो टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पर, जहाँ तक ट्रेवी फाउंटेन की बात की जाए। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ इनफॉर्मली इन वर्ल्ड लीडर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ट्रेवी फाउंटेन पर, और इसके बाद में जो दूसरा दिन जो शुरुआत होने जा रही है, जिसको हम G20 शिखर सम्मेलन कह रहे हैं, तो वो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातचीत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ट्रेवी फाउंटेन जैसे इनफॉर्मल जो मीट्स होती हैं इस तरह के साइडलाइंस पर, वो कल्चरल कनेक्ट को काफी बढ़ावा देता है। यानी इटली और जो बाकी की तमाम इकोनॉमीज हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, वो जब यहाँ पर है तो आप मान के चलिए कि इन कंट्रीज के टूरिस्ट जब भी इटली आएंगे तो ट्रेवी फाउंटेन घूमना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि इस समय पर वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जैसे वर्ल्ड लीडर्स दुनिया भर के यहाँ मौजूद है। तो जर्मन चांसलर हो, ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप हो, फ्रेंच लीडरशिप हो, अमेरिकन लीडरशिप हो, ब्रिटिश लीडरशिप हो, ये तमाम लोग यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, इकोनॉमीज की, वो है ट्रेवी फाउंटेन में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, 3 सड़कों का जब संगम हो रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम देश एक साथ संगम कर सके, एक पथ पर, एक पाथ पर आ सके, ताकि जो कॉमन लक्ष्य है, जो कॉमन गोल है दुनिया भर का, कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को वापस फिर से पटरी पर लाया जा सके पोस्ट पैंडेमिक टाइम के अंदर, और कैसे ग्लोबल हेल्थ को एक तरह से दुरुस्त किया जा सके, जिससे कि फ्यूचर पैंडेमिक्स को रोक सके। तो ये कुछ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन साइडलाइन पर रह सकता है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम वर्ल्ड लीडर्स हैं इस समय पर, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, शायद अपने अपने कल्चर कनेक्ट की ही बात कर रहे होंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल ये होगा कि जिस तरह से आज सेकेंड डे है इस G20 समिट का, कल प्रधानमंत्री की बहुत सारी अहम बातें निकलकर सामने आई। अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं, ग्लोबल हेल्थ की बात करूं, इन तमाम मसलों पर कहीं न कहीं बातचीत हुई भी है और आने वाले दिनों आज भी होगी। क्या लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव करने में, उसे पटरी पर लाने में भारत की अगर मैं बात करूं, किस तरह से वो रोल प्ले कर सकता है? देखिए, भारत ने इस कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर बहुत बड़ा रोल ये प्ले किया है कि सबसे पहला कि जब दुनिया भर में जो छोटे कारोबार बंद हो रहे थे, छोटे उद्योग बंद हो रहे थे बिकॉज कोविड पैंडेमिक की वजह से, भारत ने अपने MSMEs का ध्यान रखा, और आप मान के चलिए कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया गया, उससे अर्थव्यवस्था को काफी संबल प्रदान हुआ और काफी बढ़ावा मिला। हमारे देश में 6 से 7 करोड़ MSMEs हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास MSMEs तो अकेले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर ही हैं। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी की जब बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स ने इस बात पर कमिट किया है कि कैसे हम लोग कॉर्पोरेट टैक्सेशन को कम से कम 15% के आसपास रख सके। लेकिन भारत ऑलरेडी इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड ले चुका है कि कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर ही हमने अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया, और आज दुनिया भर के अंदर सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स भारत के अंदर है। तो भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पहले से बना हुआ है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके। भारत कैसे ये भी फोकस कर रहा है कि केवल हम आत्मनिर्भर भारत पर फोकस ना करें, लेकिन भारत का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, ये कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन
बन सके, कैसे कंट्रीब्यूशन कर सके ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, कैसे हम मेक फॉर द वर्ल्ड इस इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ सके, इस बात पर फोकस है। तो आज जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के चर्चा जरूर होनी है, लेकिन इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ कैसे चल सके इस बात पर फोकस रहेगा। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ही पावरफुल इंटरवेंशन किया था ग्लोबल इकोनॉमी को और ग्लोबल हेल्थ को लेकर के। इकोनॉमी के लिहाज से कैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज को रोल आउट करना, 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के पैकेज को रोल आउट करना, साथ ही अपनी एमएसएमई का ध्यान रखना, स्टार्टअप के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाना। एफडीआई के लिहाज से भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई भारत के अंदर आया है और फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत उभरा है। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, भारत में निवेश करना और बिजनेस करना दोनों काफी आसान हुआ है। आप देखेंगे कि भारत में कैसे रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी को, कॉर्पोरेट सेक्टर को। और कोविड पैंडेमिक के टाइम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे बिजनेस लीडर्स के साथ में इंटरेक्ट करते रहे हैं और ग्लोबल लीडर्स के साथ में इंटरेक्ट करते रहे, जहां पर फोकस इसी बात पर था कि पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर कैसे हम लोग अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सकें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके जो कि नेक्स्ट जनरेशन इन नेचर हो, और ताकि कि हम लोग पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सके। ये बात इकोनॉमी की रही। और कल एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हेल्थ को लेकर के किया कि कैसे भारत लगभग 5 करोड़ वैक्सीन बनाएगा दुनिया भर के लिए। ये भारत का बहुत बड़ा कमिटमेंट रहा था। जहां तक हेल्थ केयर के सेशन की अगर बात की जाए, तो हमने भारत के अंदर 100 करोड़ वैक्सीन, आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ के आसपास वैक्सीन एडमिनिस्टर की है। और अब भारत कह रहा है कि हम लोग 5 बिलियन वैक्सीन को वर्ल्ड के लिए बनाएंगे, यानी कि 500 करोड़ वैक्सीन कह सकते हैं कि 500 करोड़ वैक्सीन भारत एक तरह से दुनिया भर के लिए बनाएगा और उनको मुहैया कराएगा। अभी वैक्सीन मैत्री के तहत भारत दूसरे देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है जो अपनी नेबरहुड कंट्रीज हैं। भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। भारत अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहा है, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और कई सारी ग्लोबल कंपनीज हैं जो इसमें पर रिसर्च कर रही हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेट करने को भी भारत तैयार है। तो ऐसे में हेल्थ केयर के लिहाज से भी भारत एक बहुत लीडरशिप रोल निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को इटली की राजधानी रोम से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे सुबेद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इटली में है। इटली में वो G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी वहां पर G20 के शिखर सम्मेलन के तमाम सत्रों में अपनी बात भारत का पक्ष रखते नजर आ रहे हैं और आज भी उनका क्लाइमेट के मसले पर एक सत्र है, उसमें अपनी वो बात रखते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ कई वरिष्ठ नेताओं से कहा जाए तमाम देशों के प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर चल रहा है। हमने देखा कि पोप के साथ भी वेटिकन सिटी में जाके उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के भी अपने आप में बहुत से नेतार्थ हैं और अपने आप में 2 दशक के बाद में ये मुलाकात हुई। तो अपने आप में प्रधानमंत्री की इटली की इस यात्रा के तमाम पहलू हैं, उन पर हम विस्तार से बातचीत करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तमाम मेहमानों के माध्यम से कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे से हासिल किया और कैसे भारत मजबूती के साथ वैश्विक मंच पर अपनी बात प्रमुखता से मुखरता से रखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस विषय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की कुछ तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत रोम में प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन के दौरे के साथ की है। ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन पर प्रधानमंत्री के साथ विश्व के अन्य नेता भी मौजूद थे। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम G20 देशों के नेताओं के साथ में प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन पे पहुंचे और यहां पर एक रस्म का एक होता है जिसके तहत तमाम जो लोग यहां पहुंचते हैं अपनी मुराद को पूरी करने के लिहाज से सिक्का पीछे पानी में फेंकते हैं और इस एक तरीके से फैमिली फोटो का मौका भी था और तमाम नेताओं ने खुशी के साथ में इस परंपरा का निर्वहन किया और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो विश्व नेता यहाँ मौजूद थे आपस में बहुत ही सहज रूप से बातचीत करते हुए संवाद करते हुए भी नजर आए। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले रोम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन में उन्होंने वहां पे दौरा किया और ये बेहद खूबसूरत जगह है। जो कोई भी इटली रोम जाता है तो निश्चित तौर से ये वो जगह है जो अपने आप में हर कोई यहाँ जाना चाहता है और इस जगह की मान्यता देश दुनिया भर में है और निश्चित तौर से शायद इसीलिए इटली में रोम में जब ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है तो तमाम राष्ट्र प्रमुख यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी इस परंपरा का एक तरीके से निर्वहन किया और सबके चेहरे पे वो खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस हिस्सा बने इस पूरी प्रक्रिया का और अपने आप में ये तस्वीरें तमाम नेताओं की ताली बजाकर इस खुशी का भी इजहार करते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जो तमाम पहलू हैं उस पर विस्तार से बात भी करेंगे और एक जो खास पहलू है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वेटिकन सिटी जाकर उन्होंने पोप के साथ में मुलाकात की, वो भी है। साल 2000 के बाद ये पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वेटिकन सिटी की यात्रा की हो। प्रधानमंत्री या कहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। दोनों के बीच कोविड-19 महामारी और इसके बाद दुनिया भर में लोगों पर प्रभाव के साथ जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई। यह है दुनिया का सबसे छोटा और हेरिटेज देश वेटिकन सिटी। इटली के रोम शहर के अंदर बसा ये एक अलग संप्रभु राष्ट्र है। वहां राजशाही व्यवस्था के तहत पोप ही सर्वोच्च हैं। इटली की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने पहुंचे रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप से। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस के साथ गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। उन्होंने पोप को खास तौर पर तैयार की गई चांदी का कैंडल स्टैंड उपहार के तौर पर भेंट किया। For the candle stand, it's very specially made for my country. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. पोप फ्रांसिस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष उपहार दिया। कांसे के बने स्मृति चिन्ह पर, जिस पर दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश रेगिस्तान एक दिन बगीचे में तब्दील होगा, उकेरा गया था। बनाया गया है आपके लिए। वाह। E si dice il deserto, traduce tu, il deserto diventerà un giardino. अंगूर है, उससे भर जाएगा।
साथ ही विश्व शांति और मानवता के लिए संदेश, जिसे पोप ने अबू धाबी में हस्ताक्षरित किया था, प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया। पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात उनकी निजी लाइब्रेरी में हुई और ये तय समय 20 मिनट से ज्यादा, तकरीबन 1 घंटे तक चली। ये पहली बार ही था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान वेटिकन पहुंच पोप से मुलाकात की। Pray for me, don't forget. Your prayers are always giving me strength. इससे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। वे आखिरी बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में साल 1999 में भारत आए थे। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की वेटिकन सिटी में पोप के साथ में। और अब इसी प्रक्रिया को देखा जाए तो भारत में ईसाई समुदाय ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का स्वागत किया है। बड़ी खुशी की बात है। हम सब खुश हैं क्योंकि बहुत सालों से संत पापा भी, पोप फ्रांसिस भी चाहते थे कि वो इंडिया आए और हम भी चाह रहे थे कि कम से कम एक बार इंडिया आकर इंडिया का दर्शन करें और हम सबों से मिलें। तो हमारी बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये, और हम आशा करते हैं कि ये जो यात्रा होगी पोप फ्रांसिस की, वो हम सबों के लिए एक ऐसा एक मौका बने, एक अपॉर्चुनिटी बने, जो हमारे बीच में जितने भी हमारे भाई बंधु उनके बीच में जो भाईचारा है वो बढ़ता जाए और हमारे जो देश का जो विशेषता है, जो अनेकता में एकता, उसको और बढ़ावा मिले ताकि हम सब एक परिवार के रूप में आगे बढ़ते जाएं, उन्नति की ओर, विकास की ओर बढ़ते जाएं। I'm happy at the fact that Mr. Modi has invited Pope Francis to India. That's a very welcome thing, something that the Christian community have been looking forward to. और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस से जो मुलाकात की है, इन दोनों की मुलाकात के बाद भारत के कैथोलिक समुदाय के लोगों ने इस मुलाकात का दिल खोल के स्वागत किया है। We are very glad, all Indian Christians, that our Prime Minister, the Prime Minister of the largest democratic country, has met our Pope, and surely the relationship will grow. So we are happy and we feel proud about it. हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी संत पापा फ्रांसिस से मिले। जैसा कि आपने बोला, विश्व धर्मगुरु है और हमारे लिए ईसाइयों के लिए सबसे महान नेता है इस दुनिया में। तो विशेष रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये खुशी की बात और भी है कि उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है भारत देश आने के लिए। और इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही खास मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं टॉम वडक्कन जी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय क्रिश्चियन मंच के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जे रामचंद्रन जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टॉम वडक्कन जी, हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री की पोप के साथ में मुलाकात के बाद में आपने ट्वीट भी किया और इस बात में खुशी जाहिर की कि किस तरीके से एक संगम है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का और दुनिया के इतने बड़े एक धार्मिक गुरु के लिहाज से। किस तरीके से ये मुलाकात अपने आप में बहुत मायने रखती है? देखिए, एक हिस्टोरिक विजिट है। कहने के लिए तो 1948 में वेटिकन के साथ हमने संबंध एस्टैब्लिश किया था, वेटिकन एम्बेसी।